आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिलेबस का जो फर्स्ट जो यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे जो वर्ड है दो वर्डों से मिलकर बना है कि माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैं इसको आपको सारा जो आज बेसिक कंसेप्ट है या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या इकोनॉमिक्स होता है ये जो सारी चीजें हैं मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद हम जो डेफिनेशन वाइज जो भी पीपीटी है उसके बाद हम उसमें से करेंगे। तो हम दो तरह से करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ उसमें से पढ़ेंगे, उसके बाद जो पीपीटी बनी हुई है उसमें से करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। तो फिर इकोनॉमिक्स आ गया इसमें। ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स से पहले हम आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमी। तो जैसे हम सब पढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जो ये सारे देशों के पीछे जो ये इकोनॉमी वर्ड लगता है ये इकोनॉमी होता क्या है। तो इकोनॉमी जो है इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक देश में दो तरह की चीजें प्रोवाइड करता है अपने लोगों को, विच प्रोवाइड टू द पीपल। सबसे पहले तो प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क, कि काम के साधन प्रोवाइड करता है। काम के साधन की जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी होगी, सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इकोनॉमी में, तो सबको काम जैसे काम कर रहे हैं अपना और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये होता है इकोनॉमी। उसके बाद जो सेकंड है इकोनॉमी में कि मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमी में दो चीजें प्रोवाइड कराई जाती है अपने लोगों को, कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने लोगों को प्रोवाइड कराता है मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, कि उनको काम के साधन मिलते हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। लेकिन जब इकोनॉमी नहीं होता था, जब ये इकोनॉमी ये सब नहीं होता था, तो क्या होता था, जैसे हमारा आदि मानव वाला टाइम है उसमें क्या होता था, हम सब अपने वो पेड़ों से फल फूल वो सब चीजें खा पी के सो जाते थे, तो ये चीजें होती नहीं थी। तो इकोनॉमी है जो सारी इकोनॉमीज हैं, तो वो एक ऐसी प्रोसेस है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो भी मतलब जैसे इंडियन इकोनॉमी को हम लें, इंडियन इकोनॉमी की इंडियन इकोन इंडिया के अंदर जितनी भी जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस, कंजप्शन प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट या फिर जैसे एक्सचेंज, जो भी चीजें हैं जो हो रही हैं, जो प्रोसेस हो रही हैं, ये ये जो चीजें हैं ये हो रही हैं, यही इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी क्या सिस्टम है, और यही चीजें लोगों को काम के साधन और अर्न अ लिविंग प्रोवाइड करवा रही हैं। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है काम के साधन, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए। उसके बाद हर एक इकोनॉमी में कुछ चीजें जैसे जरूरी है कि ये होंगी ही होंगी अगर इकोनॉमी स्मूथली रन कर रही है। तो सबसे वो क्या चीजें हैं, सबसे पहले है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा इकोनॉमी ग्रोथ। कि जैसे कि हम चाइना को लें, चाइना का जो प्रोडक्शन है, जैसे चाइना में कितना ज्यादा वास्ट प्रोडक्शन हो रहा है, तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, चाइनीज इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो प्रोडक्शन इकोनॉमी की जो इकोनॉमी का या इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। उसके बाद आता है कि सेकंड है कि कंजप्शन। कंजप्शन क्या है, कंजप्शन की अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप डिमांड भी कर रहे हैं, कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो आप डिमांड भी नहीं करेंगे, अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये भी इकोनॉमी की एक एक्टिविटी है कि ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस या कोई भी इकोनॉमी अच्छे से स्मूथली चलती रहे। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी किसी भी इकोनॉमी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन की, कैपिटल जिससे फॉर्म हो, कि ऐसे इन्वेस्टमेंट को इस तरह से करा जाए कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा आ सके, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके। तो इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। उसके बाद एक्सचेंज की प्रोडक्ट्स का
खरीदना और बेचना जो होता है उसको एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हर एक इकोनॉमी में होती ही होती हैं कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी होगा, कंजप्शन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा। जब ये चीज़ें नहीं थी तो वही है हमारा आदिमानव वाला टाइम। तो किसी भी इकोनॉमी में ये चीज़ें हुई ही क्यों है? जब जैसे ये चीज़ें ही इकोनॉमी में जो एक्टिविटी है ये ही, इन एक्टिविटीज ने ही इकोनॉमी को इकोनॉमी बनाया। अदरवाइज जब ये नहीं होती थी तो इकोनॉमीज भी नहीं होती थी, डिफरेंट डिफरेंट ये सारी चीजें कुछ नहीं होता था ऐसे। उसके बाद की ये जो है इकोनॉमिक्स जो है ये हम क्यों पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, ये बात आती है कि इकोनॉमी हमने पढ़ लिया लेकिन अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन ये कि हम पढ़ते क्यों है इसको। तो सबसे पहले मैं आपको कोई एक एग्जांपल देती हूँ। ये हमने कोई जैसे ये ले लिया कोई राम, ये जो राम है इसका नाम दे दिया राम। इसको अपने बर्थडे पर 2000 रुपीज मिले। उसके बाद अब ये अपने 2000 रुपीज से क्या सोच रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दूं, या फिर ये सोच रहा है कि मैं अपने शूज खरीद लूं। इसने सोचा हुआ है कि मैं अपने क्लोथ्स खरीद लूं, या फिर अगर इसका बुक्स पढ़ने में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो इसने कोई लिस्ट बना रखी है कि मैं अपनी बुक्स परचेज कर लूं। या ये खेलने में ज़्यादा अच्छा हुआ तो इसका किसी किसी स्पोर्ट्स में इसकी इंटरेस्ट है तो ये सोच सकता है कि मैं अपना कोई स्पोर्ट्स का जैसे बैडमिंटन ले लूं या कुछ और जो भी इसका जिस भी स्पोर्ट्स में ये अच्छा है तो वो चीज़ खरीद लूं। या फिर ये सोच रहा है कि मैं अपना सेविंग कर लूं। मतलब ये इतनी चीजें कर सकता है, इसके पास रुपए हैं ओनली 2000। तो अब बात आती है कि उसके पास, राम के पास जो मनी है जो कि 2000 है, जो या फिर मनी या रिसोर्स कह लें हम इसको, पर तो ये है उसके पास, लिमिटेड है उसके पास। और जो वो चाहता है कि वो इतनी सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी जो चीजें हैं उनमें इस पैसे को खर्च करना चाहता है। तो उनमें वो उसकी जो वांट्स है कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो सारी क्या वो सारी चीजें इससे खरीद सकता अपने 2000 में? इसमें तो नहीं हो पाएगा। तो उसकी जो अनलिमिटेड जो ये वांट्स हैं, जो लिमिटेड रिसोर्स में और उसकी अनलिमिटेड वांट्स है, तो अब राम को क्या करना पड़ेगा? राम को इनमें से चॉइस करनी पड़ेगी जो उसको सबसे ज्यादा जो यूटिलिटी देती है कि ये काम करने से मुझे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, या मैं अपने पैसे को यहाँ खर्च करूं कि मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिले। तो उसको चॉइस करनी पड़ेगी इन सारे प्रेफरेंसेस में से कि वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे, शूज क्लोथ्स, जहाँ ये जो सारे हमने प्रेफरेंसेस लिखे हैं कि उसको चूज करना पड़ेगा कि वो किस में अपना पैसा लगाए। तो उसके बाद बात आती है, एक एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में जिसको कहते हैं स्कारसिटी। स्कारसिटी क्या होता है? कमी, हिंदी में इसको कमी कहते हैं। स्कारसिटी होता है कि जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स हो गए, ये हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन जो जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम रह जाती है कि इतनी ज्यादा डिमांड है। इसमें पैसे का नहीं है कि प्राइस चाहे जीरो हो, कि प्राइस उसका मिल भी नहीं रहा। जैसे प्राइस जीरो पे भी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, प्राइस कितना ही है या फिर उसकी डिमांड ज्यादा ही है, क्योंकि रिसोर्स तो आपके पास लिमिटेड ही होंगे और जो वांट्स है कि ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड ही रहने वाली है। इसमें हम ये मान सकते हैं कि जैसे जो कोविड वाला हुआ था, पीछे जब कोविड हुआ था, जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था वो गवर्नमेंट ने अलग अलग फेजेज में करवाया था। वो अलग अलग फेजेज में क्यों हुआ था? जैसे कि पहले वो 18 की उम्र तक के बच्चों को, जैसे अडल्ट तक को लगा, उसके बाद 18 टू 45, देन 45 टू नेक्स्ट की। वो अलग अलग फेज में इसलिए लगाया गया था क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई की जो अवेलेबिलिटी थी वो कम थी। तो उसको इस तरह से अलग अलग फेजेज में करके किया गया क्योंकि स्कैरसिटी थी। और अब बात आती है कि क्या ये जो स्कैरसिटी है क्या ये हर जगह होती है? कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस है, तो इन इन देशों में क्या स्कैरसिटी होती है या नहीं होती? ये सब में होती है स्कैरसिटी, क्योंकि सबकी जो
ह्यूमन नेचर है, वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जैसे कि अब राम के पास मनी की फॉर्म में है, उसके पास 2000 ही है। अगर प्रोडक्शन की फॉर्म में देखें तो रॉ मटेरियल हमारे पास लिमिटेड रहता है, तो उसी में हमें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कराना पड़ता है। ये हो गया आपका स्कैर्सिटी की डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी सप्लाई से। तो अब राम को जो ये चॉइस करनी पड़ी कि उसके जो लिमिटेड जो रिसोर्स थे, जो उसके लिमिटेड रिसोर्स थे, उसको अपनी अनलिमिटेड वांट्स में से जो एक चूज करना पड़ा कि वो किस में क्या चीज करे जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। तो जो ये चॉइस की प्रॉब्लम आ गई। तो इसका जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ये है कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एक होता है इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिफरेंट कंसेप्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई कि स्कार्सिटी के कारण, कि ये आपको चॉइस करना पड़ा, कि राम को चॉइस करना पड़ा अपनी अनलिमिटेड वांट्स में से कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स थे, कि उसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच हैज टू थिंग्स, कि उसके लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, अनलिमिटेड वांट्स है जो कि राम के पास थी। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उसके बाद की प्रॉब्लम चॉइस की आती ही क्यों है, कि हमें क्यों चूज करना पड़ता है। हमें क्यों चूज करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास हमेशा जो रिसोर्सेज है वो आपके पास स्केर्स होंगे, कि वो हमेशा ही आपके पास रिसोर्सेज की जो स्केर्स, ये हो गई इसकी स्पेलिंग, हाँ, रिसोर्सेज हमेशा ही आपके पास स्केर्स होंगे, कि कम ही रह जाएगी, डिमांड हमेशा ही ज्यादा रहेगी सप्लाई से। फर्स्ट वन। उसके बाद कि इनके जो है अनलिमिटेड आपकी वांट्स रहने वाली है, कि ह्यूमन नेचर है, वांट्स अनलिमिटेड ही रहेगी, कि उसमें से उसको बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि मैक्सिमम वो किसको प्रेफरेंस दे, उसके बाद उसके नेक्स्ट बाद किसको दे। वो हम आगे जैसे आगे भी इकोनॉमिक्स जैसे पढ़ते जाएंगे वो चीजें बाद में आएंगी, कि इस यहाँ अब के लिए हमारे पास यही है कि उसके पास अनलिमिटेड वांट्स है, जैसे राम के पास थी। राम को चूज करना पड़ा कि इन में से कौन सी चीज उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो उसके पास अनलिमिटेड वांट्स है। उसके बाद थर्ड आता है कि अल्टरनेटिव यूज, कि हर चीज के, यहाँ पे लिख लेते हैं अनलिमिटेड वांट्स। उसके बाद जो थर्ड है उसका है कि अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज मतलब कि हर एक चीज जो है कमोडिटी है उसके यूज बहुत सारे हैं। वो तो किसी इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करेगा कि उसने अपना जो मनी है वो कहाँ पे लगानी है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी आपके, जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अपने हम घर के लिए यूज करते हैं। किसी फैक्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। कि अलग अलग यूज हो गए, कि इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, ऐसा चेंज नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी अलग होगी, तो उसके अल्टरनेटिव यूज हो गए। वो किसी इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करेगा कि उसने उसका यूज करना कहाँ है। उसके अब इन सारे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को हम सिंपल जो टर्म है उसमें पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है जो ये बताती है कि एक इंसान किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज का बेस्ट उपयोग करता है, जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है उनका, ताकि वो सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। ये इकोनॉमिक्स है। उसके बाद है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस यानी कि कंप्लीट साइंस नहीं है। कंप्लीट साइंस का मतलब कि जो साइंस में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो चाहे आप इंडिया में परफॉर्म करो, यूएस में करो, यूके में करो, उससे रिजल्ट वही आने वाला है। जैसे कि हम H2O का एग्जांपल लें कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वाटर बनेगा, कि आप इसको इंडिया की लैब में परफॉर्म करें, यूएस यूके कहीं भी परफॉर्म करें, इससे वाटर ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर जैसे इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में जो एक जगह, या फिर जैसे कि कोई एक जगह कोई पॉलिसी काम कर रही है तो जरूरी नहीं कि वो सारे दूसरे देशों में भी करे। जैसे कि यूएस है, यूएस ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी कि इससे उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन
ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के केस में भी काम कर जाए। तो इसी तरह से ये है कि ये एक साइंस नहीं है, कंप्लीट साइंस नहीं है, मतलब कि ये एक सोशल साइंस है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये है कि इट इज अ सोशल साइंस which studies the way in which a society can choose to use its limited resources to satisfy their unlimited wants of various sector of the society। तो ये इसकी डेफिनेशन खत्म होगी। उसके बाद कि इकोनॉमिक्स जो है इसकी दो ब्रांचेज है। इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, लिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड तो आपकी वांट्स हैं, लिमिटेड आपके रिसोर्सेज है, और आपने मैक्सिमाइज करना है कि आप हर उनका यूज मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं कि सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करा जाए। उसके बाद की इकोनॉमिक्स की ब्रांच, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच हैं। रैगनर फ्रेश ने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचों में डिवाइड किया था कि एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अनदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद से हम पढ़ेंगे अपना जो आपका जो पीपीटी वाला सेक्शन है, यही सेम जो पीपीटी में किस हिसाब से है उस हिसाब से करवाती हूँ। वापस हम फिर से शुरू पे आते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड कंटेन करता है, माइक्रो और इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो आपको मीन्स टू वर्क देता है, और ताकि ये अपने लोगों को मीन्स टू वर्क देता है, काम के साधन देता है एंड अर्न अ लिविंग, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए। उसके एक नेक्स्ट डेफिनेशन भी है इसकी, इट इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दैट एरिया, की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, जो भी प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, वो सारी जो प्रोसेस है वो भी इकोनॉमिक्स है। वो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इकोनॉमी जो भी, जैसे इंडियन इकोनॉमी में है का जो एग्जांपल लें, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोसेस, जो भी एक्टिविटीज जो हो रही हैं, तो वो एक वो इकोनॉमी हो गया। उसके बाद है कि हर इकोनॉमी में कुछ एक्टिविटीज या कि इकोनॉमी के स्मूथली रन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो होंगी ही होंगी। अगर इकोनॉमी में वो एक्टिविटीज, वो चीजें ना हो तो वो इकोनॉमी ही ना हो। कि जैसे पहले इकोनॉमीज होती ही नहीं थी, जैसे आदि मानव में सारा हम वैसे घास फूस खा के ही हमारा वो फल फूल खा के हम सो जाते थे, तो ये सब चीजें होती ही नहीं थी। जब इकोनॉमीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट, तो उन सब में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो ताकि जैसे कि कोई एक बार हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो एक्टिविटी है जो कि बेस्ड है कि स्कार्स यूज ऑफ स्केर्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, की स्केर्स रिसोर्सेज का कैसे यूज करें कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके, कि मैक्सिमम वे में ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चार, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, तो ये चारों इकोनॉमी में जरूर होंगी। उसके बाद है कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन जिसके कारण कि किसी इकोनॉमी में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और प्रोडक्शन होना जरूरी है क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, प्रोडक्शन का लेवल कम है, इकोनॉमी की ग्रोथ कम है, तो प्रोडक्शन। उसके बाद है कि कंजप्शन, कंजप्शन ही, अगर कोई कंजप्शन ही नहीं करेगा, डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो वही है कि प्रोडक्शन, कंजप्शन भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि कंजप्शन क्या होता है कि ये होता है कि डायरेक्ट यूटिलिटी से रिलेटेड होता है, कि ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है वांट्स को। जैसे कि आपने पिज़्ज़ा खाना है, आपने डायरेक्टली उसको कंज्यूम किया तो वो आपका कंजप्शन हो गया। आपने कोई शर्ट पहन ली कि आप वो पहनना चाहते थे, तो वो आपका कंजप्शन हो गया, कि ये डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद है कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है इट इज दैट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर द प्रोडक्शन, की कैपिटल गुड्स का को परचेज करना ताकि फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके। फर्दर प्रोडक्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट करी जाए ताकि नई नई बिल्डिंग्स बनाई जाए, नए नए रोड्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि
जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो जनरेट हो इकोनॉमी में, एम्प्लॉय कैपिटल का फॉर्मेशन हो तो इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। उसके बाद है कि एक्सचेंज, एक्सचेंज होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, जिसको एक्सचेंज कहेंगे। इसके अंदर दो चीजें आती हैं कि एक तो होता है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशन में, क्योंकि इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में कई सारे जैसे मार्केट पढ़ी जाती है कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, जो कि हम आगे आपका पढ़ेंगे। तो इन सब के अंदर अलग अलग में कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है। और फैक्टर प्राइसिंग की हर एक जो फैक्टर है प्रोडक्शन के, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो इनका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। जैसे लैंड का प्राइस रेंट, लेबर का वेज, कैपिटल का इंटरेस्ट एंड प्राइस ऑफ सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का जो की जो एंटरप्रेन्योर की जो सर्विसेज है उनका प्राइस हो गया प्रॉफिट। अब बात ये आती है कि क्या ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो इनकम जनरेट करती हैं। ये जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इनकम जनरेट नहीं करती। जैसे कि कंजप्शन हो गया, आपने डायरेक्टली कोई चीज कंज्यूम कर की है तो इससे कोई इनकम तो जनरेट नहीं हुई, लेकिन इससे जो है क्योंकि कंजप्शन हुआ है तो उससे प्रोडक्शन को बूस्ट मिला है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि ये अगर ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से स्मूथली रन कर रही हैं तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जैसे कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा है तो इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी है। किसी देश में प्रोडक्शन कम का लेवल कम है तो इकोनॉमी जैसे अंडर डेवलप्ड हो जाएगी। उसके बाद है कि स्कारसिटी। स्कारसिटी क्या होता है? कमी। कमी की डिमांड आपकी ज़्यादा है सप्लाई से, तो अ, जो आपकी डिमांड है हमेशा ज़्यादा रहेगी सप्लाई से। कि हमेशा जो आपके पास रिसोर्स हैं वो आपके पास लिमिटेड ही होंगे और ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होगी, तो स्कारसिटी रहेगी। और इसी के कारण, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती सप्लाई से, तो ह्यूमन को चूज करना पड़ता है, चॉइस की प्रॉब्लम आती है। तो उसके जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की है जो अराइज करती है कि अराइजिंग आउट द फैक्ट कि हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमें चूज करना ही पड़ेगा। जैसे राम को चूज करना पड़ेगा कि अपने 2000 रुपीज में से वो किसको चूज करे एक को, और बाकियों को उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सारी तो वो उसमें सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। उसके बाद है कि रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजन है। कि रिसोर्सेज आपके स्कार्स होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती है आपकी, और उसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं कि किसी के लिए कोई चीज का यूज अलग है, अनदर वन को कहीं अलग यूज करेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल किया कि अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हैं तो आप उसका यूज अपने घर में कर सकते हैं, कोई फैक्ट्रीज में यूज कर रहा है, कि अलग अलग मल्टीपल यूजेज है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने उसका क्या यूज करना है। उसके बाद है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इन सारे जो कंसेप्ट है उनको पढ़ने के बाद आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो है इज अ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ये ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है जो कि कंसर्न होती है किसके साथ, विद द एलोकेशन ऑफ स्केल्स मींस इन सच ए मैनर कि कंज्यूमर मैक्सिमाइज कर सके अपना सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, और सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर। की इकोनॉमी में जो भी तरह के जैसे कंज्यूम एक्टिविटीज जो हो रही थी, या फिर जिस टाइप के लोग हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एज अ सोसाइटी, वो सब लोग अपना जो कंज्यूमर अपना वो जो भी कंज्यूम कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले, मैक्सिमाइज हो उसका प्रॉफिट, सोसाइटी है उसको वेलफेयर उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो और वो भी जब उसके रिसोर्स है वो उसके पास लिमिटेड ही रहने वाले हैं और उसकी वांट्स अनलिमिटेड है, उसमें वो इस तरह से चूज करे, यही इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आती हैं इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज है। रैगनर फ्रिश जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेज में डिवाइड किया है कि एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस की सबसे पहले तो
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रोज से, जिसका मीनिंग होता है कि स्मॉल, स्मॉल लेवल यानी कि छोटे लेवल पे। उसके बाद मैक्रो है, मैक्रो जो वर्ड है वो आपके ग्रीक वर्ड मैक्रोज MAKROS उससे डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग है लार्ज, लार्ज मतलब बड़े लेवल पे, जैसे इकोनॉमी एज अ होल और इकोनॉमी एज अ इंडिविजुअल लेवल, दैट इंडिविजुअल लेवल दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एज अ होल दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग वही है जी कि मीनिंग आप देखें, माइक्रो में जो आई है, आई से इंडिविजुअल, कि ये इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को स्टडी करता है। उसके बाद जो ए है मैक्रो का, ए याद करने के लिए ये ए फॉर एग्रीगेट, कि ये स्टडी करता है एग्रीगेट लेवल की एज अ होल। उसके बाद क्या इनका कोई दूसरा नाम है? यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स को जाना जाता है प्राइस थ्योरी के नाम से, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको जाना जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कैसे जानते हैं कि जैसे डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि सारी चीज़ें एग्रीगेट लेवल पे होती हैं, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद कि क्योंकि ये साइंस नहीं है, कंप्लीट साइंस नहीं है, ये है सोशल सोशल साइंस है, तो इसमें कुछ अजम्पशन भी होंगी। अजम्पशन क्या है? अब अजम्पशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये अज्यूम करती है कि मैक्रो वेरिएबल सारे कांस्टेंट रहेंगे, और मैक्रो जो है वो अज्यूम करती है कि माइक्रो सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो ये समझाने के तरीके से बताती हूँ कि ये क्या होता है। जैसे अगर माइक्रो की बात करें, माइक्रो में अज्यूम किया जाता है कि मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो एज अ होल इकोनॉमी में क्या हो रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर आप इकोनॉमी एज अ होल देख रहे हैं तो आपको कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये इसकी होगी अजम्पशन। उसके बाद हम इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने के पर्सपेक्टिव से, कि एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, आउटपुट यानी प्रोडक्शन। तो ये इस तरह से आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ब्रांचेज है इकोनॉमिक्स की, जो दो ब्रांचेज हैं उनका डिफरेंस भी हो गया, और आपको ये अच्छे से क्लियर भी होगी। इससे आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है इस यूनिट का ये खत्म होता है। उसके बाद कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।